नमस्कार। आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठता होगा कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो कला है, उससे आपकी परीक्षाओं में क्या प्रश्न आते हैं और क्यों ये प्रश्न बार बार आते हैं, इतना महत्वपूर्ण ये क्यों हो जाता है। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। और खास बात यह है कि प्राचीन भारत से लेकर के और आधुनिक भारत तक किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास हुआ है भारत में, ये सारा हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि बात कम हो और परीक्षा में प्रश्न वहां से सीधे मिले, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को जो हमारा आर्ट एंड कल्चर का पूरा सेगमेंट है, इसको छोटे छोटे यूनिट में बांट करके बहुत लॉन्ग वीडियो ना रखते हुए हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। और शुरुआत हम लोग करेंगे वास्तुकला से, यानी कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है वहां से शुरुआत करेंगे। जब इंडियन आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं और हमने आपसे कहा कि हम प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक बात करेंगे, तो इसमें वो सभी बातें शामिल हैं कि कैसे फोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, किला कैसे विकसित हुए, महल कैसे विकसित हुए। फिर आगे जब आप देखते हैं तो महलों के बाद आप देखते हैं तो मॉन्यूमेंट्स डेवलप होते हैं, और मॉन्यूमेंट से भी हम आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान में जो नया वाला संसद भवन आपका उद्घाटित अभी हुआ है, उद्घाटन किया गया है, वहां तक आपको यात्रा करनी है। तो इस क्लास में आप लोग एंशिएंट टाइम से लेकर के और मॉडर्न टाइम तक बेसिकली जो किले बने वहां तक आप देखेंगे। यानी कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हैं ये बात करेगा किलों पर, और इसके बाद वाला जो लेक्चर आप देख रहे हैं वो आपको बात करेगा गुफाओं पर। तो किलों और गुफाओं की हम बात करते हैं। साथियों, हम थोड़ा सा इतिहास को लिंक करते हुए आपको समझाएंगे, और उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यदि आपको हिस्ट्री नहीं पता है तो पैनिक नहीं होना है। हिस्ट्री के लेक्चर्स को भी आप लगातार वॉच करते रहेंगे उधर से, जिससे कि आपकी तैयारी थोड़ी गतिशील बनी रहे। ठीक है, आइए समझते हैं कि प्राचीन काल में क्या था। जब हम प्राचीन काल के इतिहास की बात करते हैं तो हमें जो भी जानकारियां मिलती हैं वो दो तरीके से मिलती हैं। या तो हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स होता है, लिखित साक्ष्य कोई होता है, या तो हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है, यानी कि उत्खनन में हमें जो मिलता है उसको हम अपना आधार बनाते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स को। तो जो हमारे पास इतिहास के ज्ञात स्रोत हैं, वो कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी की सभ्यता से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त होता है, और वहीं से हमें दुर्ग देखने को मिलते हैं, फोर्ट देखने को मिलते हैं, किले देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर प्रश्न किस प्रकार के आते हैं परीक्षा में, ये बता दीजिए। और फिर उसके बाद हमें ये बता दीजिए कि इन किलों का महत्व क्या था, क्यों ये किले बनाए जाते थे, और जो फोर्ट्स बने वो किस प्रकार के थे और क्या उनका समाज में प्रयोग होता था। आइए समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को आप तसल्ली से पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की साइट्स मुख्यतः दो भागों में बटे होते थे। और फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के किले में कुल 80 खंभे बने हुए थे। और फिर कहा जा रहा है कि किला ए राय पिथौरा का निर्माण ऐबक ने कराया था। समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इन कथनों पर विचार करना है। हाँ जी, इन कथनों पर विचार करना है। जब आप इन कथनों पर विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा, और उसके बाद बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के साइट्स मुख्यतः, ध्यान दीजिएगा, यदि यहीं पर शब्द ये प्रयोग कर दिया जाता कि सभी साइट्स, तो स्टेटमेंट में प्रॉब्लम बन सकती थी। लेकिन यहां पर तो ठीक लग रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के साइट्स मुख्यतः दो भागों में बटे होते थे। स्टेटमेंट ठीक है। ये पहले मैं आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। बात कुछ ऐसी है कि ये जो दो साइट्स होते थे मुख्यतः, जो भी बनते थे नगर और किले, ये अपर और लोअर पार्ट में होते थे। तो अपर पार्ट का मतलब ये होता था कि ऐसा माना जाता है कि वहां से एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था, और लोअर पार्ट में पॉपुलेशन जो है वो सेटल होती थी, ऐसा माना जाता था। ठीक है, कोई हमारे पास लिखित साक्ष्य इसका है नहीं कि हम इसे प्रूफ कर सकें हाँ ऐसा ही था, लेकिन यही है। क्योंकि आप जानते हैं इंडस वैली की जो फॉन्ट्स थे उनको आप अभी तक डिसाइफर नहीं कर सके, पढ़ ही नहीं सके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के किले में कुल 80 खंभे बने हुए थे। किला ए राय पिथौरा का निर्माण ऐबक ने कराया था। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इसका जवाब आपको मिलेगा आगे जब आप लेक्चर्स को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये प्रश्न सही है, और फिर लास्ट में मैं इस प्रश्न पर वापस आऊंगा। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। केवल एक भी हो सकता है, दो तीनों में एक हो सकता है, केवल दो हो सकता है, और यहाँ पर एक दो तीन हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं कि केवल दो और तीन कर लेते हैं इसको, ओनली 2 और 3। अब क्या आंसर है अभी लेक्चर पढ़ने के बाद आप खुद देखिएगा, आप बताएंगे इसको। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किले एवं महल का, फोर्ट्स और पैलेस का क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था। सी वेरी केयरफुली, जब हम बात करते हैं हड़प्पा की, जो कि नॉन सिविलाइजेशंस में हमारे पास सबसे प्राचीन सिविलाइजेशंस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दिखाई देती है,
इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यही प्राप्त करी गई थी, अदरवाइज इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी आप कहते हैं क्योंकि सरस्वती नदी तक एक्सटेंशन था। तो सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं कि क्या करते थे, ये निम्नलिखित तरीके से सुरक्षा प्रदान करते थे, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। किस तरीके से, जो फोर्ट्स होते थे, जो किले होते थे, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। सबसे पहले तो बाढ़ से, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती थी किसी भी नगर में बाढ़ की, तो बाढ़ से बचने के लिए नगर के किनारे किनारे किले बना दिए जाते थे और बाढ़ से सुरक्षा मिलती थी। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो जंगली जानवर थे, वाइल्ड एनिमल थे, वो लोगों पर अटैक ना कर दें, इसलिए उस पूरे एरिया को क्या करते थे, किले से प्रोटेक्ट कर देते थे। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये होता था। और इसके बाद जो लुटेरे हैं, जो कहीं से आए हैं और लूट के भाग जाएंगे, उसके लिए जो असामाजिक तत्व हैं, जो लुटेरे हैं, जो एंटी सोशल लोग हैं, जिनका वहां पर रेजिडेंस नहीं है लेकिन आकर के वहां पर डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे रेजिडेंस में रहने वाले लोगों को, उस सोसाइटी के लोगों को लूटपाट कर रहे हैं और दूसरे तरह के अपराध कर रहे हैं, उनसे बचने के लिए भी किलों का प्रयोग होता था। तो मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि किले बनाने क्यों जरूरी है। जैसे आजकल आप नोटिस करते होंगे कि छोटी छोटी कॉलोनियों में आप बाउंड्री बना देते हैं, गेट लगा देते हैं, थोड़ा सिक्योर हो जाते हैं आप, है ना, कि जंगली जानवर नहीं आ रहे हैं, लुटेरे नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से जो आपको समस्याएं आ रही है वो दूर हो जा रही है। सेकेंड थिंग इज दैट, जैसा कि मैंने बताया अभी पीछे आपने देखा कि मुख्यतः हड़प्पा के नगर दो पार्ट में बटे जरूर होते थे किलों के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन धौलावीरा जैसे है तो धौलावीरा को आप देखेंगे तो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि हड़प्पा के किले मुख्यतः 2 हिस्सों में बटे होते थे, लेकिन सभी बटे नहीं होते थे। तो यदि ऐसा सवाल आए कि ऑल फोर्ट्स या ऑल सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज या 2 पार्ट्स, तो आंसर होगा नहीं। जैसे धौलावीरा आपके पास एग्जांपल है 3, तो ये सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आप देख सकते हैं, जैसे कि कहेंगे कि हड़प्पा के सभी नगर में किलेबंदी थी, तो यहां पर देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस शहर की किलेबंदी नहीं थी। इसका मतलब ऐसा है कि सभी शहरों की किलेबंदी थी, यह जरूरी नहीं है, बात समझिएगा। चौहुदड़ो है, कालीबंगन है, सुरकोतड़ा है और उपरोक्त सभी है। तो आप देखेंगे तो चौहुदड़ो, कालीबंगन, सुरकोतड़ा, इनमें से आप नोटिस करेंगे तो जो चौहुदड़ो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी चौहुदड़ो। जब आप एंशिएंट पढ़ेंगे, बेसिक फैक्ट पढ़ेंगे, तो उसमें इन नगरों का नाम आपको देखने को मिलेगा। चौहुदड़ो की जो किलेबंदी थी यहां पर बिल्कुल ही अनुपस्थित थी, यानी कि यहां पर किलेबंदी थी ही नहीं, कंप्लीटली एब्सेंट थी। क्या जो फोर्टिफिकेशन था वो यहां पर कंप्लीटली एब्सेंट था चौहुदड़ो के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी नगर 2 पार्ट्स में बटे हुए थे, ऐसा भी नहीं है। सभी नगरों की किलेबंदी थी, ऐसा भी नहीं है। समझ आ रही बात आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन हो आराम से बताएंगे। इसके बाद समझना ये कि जो किले बनाए जाते थे वो किससे बनते थे, तो सामान्यतया तो ईंटों से बनते थे। देखिए जो बर्न्ड ब्रिक है, जो पके हुए ईंटें हैं, उनसे ही बनाए जाते थे। लेकिन यदि हम बात करें जैसे धौलावीरा है, सुरकोतड़ा है, इन जगहों पर यदि हम बात करें तो यहां पर किलों में पत्थरों का भी प्रयोग हुआ था। तो किले ईंटों से और किले पत्थरों से बने होते थे। आपको समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस था किलों का, वो भी हम समझेंगे। साथियों, जब बात आगे बढ़ती है इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन होता है, हमारे पास इसका कोई बहुत ज्यादा प्रामाणिक स्रोत तो नहीं है, लेकिन इतिहासकार जिस पर सबसे अधिक रिलाई करते हैं वो ये मानते हैं कि कोई बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में आईबीसी डिक्लाइन कर गई। ठीक है, आईबीसी समाप्त होती है, हो सकता है महामारी आई हो, बाढ़ आई हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं, हम लोग इसको बहुत ऑथेंटिकेट करके तो नहीं कह सकते, लेकिन बाढ़ को सर्वाधिक प्रामाणिक कारण माना जाता है। इसके बाद भारत में, खास करके उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, आप देख रहे हैं जो लाहौर पंजाब वाला क्षेत्र है, उधर से आर्यंस आते हैं और ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है। आर्यंस जो आते हैं मुख्यतः वो गांव बसाना शुरू करते हैं। गांव की सबसे छोटी यूनिट में थोड़ा सा आपको समझा दूं, फिर आगे मैं बढ़ता हूं, जिसकी वजह से आपको कोई समस्या ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कंफ्यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है, मैंने आपसे क्या कहा कि आर्यंस आए और आर्यंस ने गांव बसाना शुरू किया। ठीक है, तो गांव में, गांव डायरेक्ट नहीं बनेगा, आप भी यदि आपका संबंध गांव से है तो समझने का प्रयास करना कि गांव में सबसे पहले परिवार होता है, और परिवार को कहा गया है कि परिवार जो होता है उसको आप कहते हैं कुल। क्या कहते हैं भाई? कुल कहते हैं।
कई बार देखते होंगे लोग कहते होंगे कि कुल, आपके कुल खानदान में, तो कुल जो है वह सबसे छोटी यूनिट होती थी। कुल का मतलब यहां पर होता था परिवार, परिवार होता था, फैमिली। तो एक गांव में एक कुल होता था, कई सारे कुलों को मिला करके, ध्यान दीजिएगा, कई सारे कुलों को मिला करके एक गांव बनता था। यानी कि गांव जो होता था, विलेज जो होता था, ये कुलों को मिला करके बनता था, राइट। और यहां पर जो कुल का प्रमुख होता था उसे आप कहते थे कुलपा। क्या कहते थे? कुलपा। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जो गांव का प्रमुख होता था इसे कहते थे ग्रामीणी, इसे कहते थे ग्रामीणी। और पूर्णतः जो वैदिक समाज था, जो आर्यंस ने डेवलप किया वैदिक समाज, वो ग्रामीण सभ्यता थी। डिफरेंस को समझिएगा, जो उधर आईवीसी में है वो अर्बन सोसाइटी है, अर्बन सभ्यता है, और यहां पर जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो ग्रामीण सभ्यता में गांव बन गए, कुल बना, गांव बना, गांव का प्रमुख ग्रामीणी। अब कई सारे गांवों को मिलाकर के साथियों जन बना। क्या बना? जन। जन मतलब एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप हुआ करता था, जना। और कई सारे जनों को मिलाकर के आगे बनेगा जनपद। क्या बनेगा भैया? जनपद। और कई सारे जनपदों को मिलाकर के बनेगा महाजनपद। और ये जो महाजनपद काल आप पढ़ेंगे, महाजनपद काल आप जब पढ़ेंगे तो इसी महाजनपदाज को मिला करके आप देखेंगे तो पहली बार भारत में कोई ऑल इंडिया एम्पायर के रूप में आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो बनाते हुए दिखाई देगा तो वो मौर्य एम्पायर को बनाएगा। यानी कि यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि मौर्य शासक जो है वो एक एम्पायर के रूप में भारत को कैसे जोड़ रहे हैं, तो उसकी जड़ें हमको कहां पर मिल रही हैं? जड़ें मिल रही हैं वैदिक पीरियड के अंदर, जिसे मैं कह रहा हूं कि वहां से शुरुआत कैसे होती है? वहां से शुरुआत होती है साथियों कुल से। तो वैदिक पीरियड में सबसे छोटी यूनिट क्या थी? कुल थी। कुल के मुखिया को क्या कहते थे? कुलपा कहते थे। कुल का मतलब परिवार हो गया, परिवारों को मिलाकर के क्या बना? गांव। और गांव का जो मुखिया था वो ग्रामीणी कहलाया। और गांव को मिलाकर के क्या बना? जन। और जन का जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा? राजन। और राजन जो होगा वो जन का मुखिया होगा। जनों को मिलाकर के बनेगा जनपद, और जनपद से आएगा महाजनपद, और महाजनपद से बनेगा राष्ट्र। इसके बाद क्या बनेगा? राष्ट्र बनेगा। और राष्ट्र के रूप में, एम्पायर के रूप में, नेशन के रूप में यदि हमें हमारे पास इतिहास में सबसे पहले कुछ दिखाई देता है तो वो दिखाई देता है मौर्यन एम्पायर। अब हम ये कह सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर में यहां पर देखेंगे जब महाजनपद काल आ रहा है, जो मगध राइज कर रहा है, मगध, तो ये सेकेंड अर्बनाइजेशन है। सेकेंड अर्बनाइजेशन है। भारत में पहला अर्बनाइजेशन जो नोन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी, और दूसरा जो है वो मगध है। तो मगध का जब डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है मौर्यों को। अब यहां पर थोड़ी सी और कहानी आपको समझनी पड़ेगी। जैसा कि हमने बताया कि वैदिक पीरियड में लोहे का शुरू में प्रयोग बहुत डोमिनेंट नहीं था, लेटर वैदिक में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। तो जो गंगा और यमुना के बीच के दोआब थे, इसमें घने जंगल थे, बहुत घने जंगल। तो घने जंगलों को ना तो आप पत्थरों के हथियारों से काट सकते हैं, ना ही आप तांबे के हथियारों से काट सकते हैं। और आप जानते हैं कि इंसान पहले पत्थरों का हथियार प्रयोग करना शुरू किया और फिर बाद में कॉपर के उसने हथियार प्रयोग शुरू किए। जब लोहे का खोज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में और तेजी से लोहे का यूज होना शुरू हुआ तो घने जंगल को काटना शुरू किया गया। और जो पटना पाटलिपुत्र वाला एरिया है, गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पर जो स्थित है, वो धीरे धीरे एक शहर या एक नगर के रूप में डेवलप होना शुरू हो रहा है। समझ आ रही बात आप लोगों को यहां तक? अब जब वो एक नगर के रूप में डेवलप हो रहा है तो लकड़ियां बहुत ज्यादा हैं, घने जंगलों से कटी हुई लकड़ियां बहुत ज्यादा हैं, तो घरों में लोग लकड़ियों का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। घर को बनाने में लकड़ियों का प्रयोग यहां से आपको देखने को मिलता है। समझते हैं थोड़ा कि प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, और फिर आगे आते हैं कि इनके जो फोर्ट्स और महल हैं वो कैसे बने हुए थे। ठीक है जी, देखेंगे। जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अभी मैं आपको पहले बताता हूं, फिर पढ़ाने के बाद मैं आपको समझाता हूं। कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट पर आपको विचार करना है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के मार्गदर्शक थे और उन्होंने एक पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि चाणक्य जो थे वो गुरु थे चंद्रगुप्त के, और उन्होंने पुस्तक जो लिखी थी वो अर्थशास्त्र थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में मौर्य के किले में 64 गेट तथा 570 निगरानी टावर थे। मैंने वो बता रहे हैं कि अर्थशास्त्र में वो लिख रहे हैं कि चंद्रगुप्त के किले में कितने गेट और कितने वॉचिंग टावर थे। तो साथियों, आई वांट टू मेक यू वेरी क्लियर कि चंद्रगुप्त का जो इतिहास है वो मेगस्थनीज ने लिखा था इंडिका नामक पुस्तक में। चाणक्य ने जो लिखा था अपना अर्थशास्त्र, वो चाणक्य एक नॉर्मल स्टेट की बात करते हैं कि स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए। ना तो वो चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं कहीं पर, और ना ही उन्होंने कहीं पर पाटलिपुत्र का नाम लिया है। यानी कि यदि आप पाटलिपुत्र और चंद्रगुप्त का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मेगस्थनीज की इंडिका आपको
सोर्स होती है जो बताती है कि क्या हो रहा था वहां पर। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है और पहला वाला ठीक हो जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो मौर्य काल के किले हैं इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका से। हमने आपसे क्या कहा? मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, और इसी पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज कौन था भाई? तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था और चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट पोएट था, कोर्ट दरबारी कवि था, वहीं बैठ करके लिखता था। तो बहुत कॉमन सेंस है कि थोड़ा ग्लोरियस लिखेगा भी। जब आप कोई इतिहास किसी के दरबार में बैठ करके लिखेंगे तो आप इतिहास को थोड़ा बढ़िया ही लिखेंगे, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके ही लिखेंगे, ये कॉमन सेंस है। ये भी माना जाता है कि हाँ शायद थोड़ा मौर्यों का इतिहास थोड़ा मेगास्थनीज ने बढ़ा करके लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद समझेंगे, उसने बताया कि पाटलिपुत्र एक भव्य नगर था। पाटलिपुत्र का मतलब पटना, एंड द पटना वाज लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन, राइट, गंगा एंड सोन रिवर। पाटलिपुत्र मतलब पटना। कहा जा रहा है कि ये पाटलिपुत्र जो नगर था ये लकड़ी के कटघरे से घिरा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि पाटलिपुत्र किससे घिरा हुआ था? तो आंसर होगा कि सर ये लकड़ी के कटघरे से घिरा हुआ था। इसके बाद इस पूरे नगर की हम बात करें तो 64 गेट, 64 गेट तथा 570 निगरानी टावर थे। यानी कि 64 गेट और 570 वॉचिंग टावर तो थे, लेकिन ये बात हमें कहां से प्राप्त होती है? मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है, ना कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। ठीक है जी। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्र के बारे में जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो हमें बुलंदी बाग एवं गोसाई खंडा से प्राप्त होते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। आखिर सर जो आप बात कह रहे हैं कैसा था, वो उसका सोर्स क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। बुलंदी बाग और गोसाई खंडा दोनों ही कहां पर है? पाटलिपुत्र में स्थित है, पटना में। और यहां से हमको जानकारी मिलती है कि मौर्य काल के, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर किले कैसे होते थे। ठीक है, आगे समझते हैं। जो इनके पैलेसेस थे, जो इनके महल थे, उनके बारे में बात करते हैं। तो दो ही रूलर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य और एक जो है वो अशोका। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका महल कैसा था भाई? लकड़ी का महल था, ठीक है ना, लकड़ी का। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और इसी का जो ग्रैंडसन था सम्राट अशोक जिसे आप कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही महल इसने बनवाया था, लेकिन इसका जो महल था वो कैसा था? पत्थर का बना हुआ था। तो बेसिक डिफरेंस समझिएगा, चूंकि अशोक के टाइम तक आते आते पत्थरों पर जो नक्काशी थी, पत्थरों के कट करने का काम, पॉलिश करने का काम, वो बहुत तेजी से बढ़ गया था। आप पढ़ेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का चुनार है, मिर्जापुर जिले के पास में, तो वहां से पत्थरों को शेप किया जाता था, पॉलिश किया जाता था, और नदी के रास्ते, मैंने कहा ना गंगा और सोन नदियों के कन्फ्लुएंस पर पटना है, तो पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स जो है वहां से ट्रांसपोर्ट करके नदी के रास्ते पटना ले जाया जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इन सब की जो जानकारी है वो हमें मिलती है कुम्भरहाट से, और ये कहां पर? पटना में। ठीक है, पटना को लेकर के क्वेश्चन और पूछते हैं कि इसका और क्या नाम था? तो कुसुमपुर भी और पुष्पापुरा भी कहते थे, पोलीबोथ्रो भी कहा गया इसको। तो पटना के सारे नाम थे। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से आपने देखा कि जो किले बने, किले वो आपको दिखाई देते हैं कि मौर्य काल में कैसे किले बने। थोड़ा सा हम बात करें गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड में देखेंगे आप तो गुफाएं बहुत बन रही हैं, किलों का थोड़ा अभाव देखने को मिल रहा है। गुफाएं बन रही हैं और मंदिर बनने शुरू हो जा रहे हैं। मतलब जो सेंटर ऑफ डोमिनेंस है वो मंदिरों का बढ़ेगा, और जो किले हैं उनका थोड़ा सा हमको अभाव देखने को मिलता है। तो सीधे सीधे हम मुद्दे पर आते हैं कि इसके बाद जो हमें किले देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। जब इस्लाम आता है भारत में तो वहां से किलेबंदी होती है, क्योंकि जितना एरिया आप कैप्चर करेंगे उसको सिक्योर करेंगे और उसी किले के अंदर आप अपनी बादशाहत को, अपनी सुल्तानियत को कायम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किला राय पिथौरा का। किला राय पिथौरा जो था ये किला पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाया गया था, जिसे आप पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। 12वीं सदी में बना हुआ किला है। इमेज आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। यही पृथ्वीराज चौहान के द्वारा बना हुआ जो किला है, इसी पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे आप, हरा करके भारत में मोहम्मद गोरी ने इस्लाम की नींव रखी थी। इससे पहले भी इस्लामिक इन्वेजन हुए थे, लेकिन नींव नहीं रखी गई थी। चाहे आप मोहम्मद बिन कासिम की बात करें या महमूद गजनी की बात करें, जो इस्लाम की नींव रखी जा रही है वो रखी जा रही है मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें किलोखरी किला, ये किलोखरी का किला है, इसको मुइजुद्दीन कैकूबाद ने बनवाया था। क्वेश्चन सिर्फ आपसे पूछा जाता है कि कौन सा किला कहां पर, तो ये भी दिल्ली, किलोखरी किला, मुइजुद्दीन कैकूबाद।
इसके बाद सीरी फोर्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। टाइम पीरियड भी समझेंगे क्या, 1303 में। अलाउद्दीन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी मंगोलों के अटैक की। ये सीरी दिल्ली के अंदर एक छोटा सा नगर था। जब तक आप अपनी राजधानी को सुरक्षित नहीं करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे। अलाउद्दीन ने कुछ समय के लिए मंगोल इन्वेजन से बचने के लिए, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी को सीरी में शिफ्ट किया था, एक किला बना करके प्रॉपरली, ताकि पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर पाए वहां से, और पैरेलल मंगोलों का इलाज करेंगे, उसकी अलग व्यवस्था बना करके। तो इस प्रकार से सीरी का किला 1303 में किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आफ्टर दैट तुगलकाबाद का किला। तो जो तुगलकाबाद, ये भी दिल्ली का एक नगर था, और 1321 में इसको गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। याद रखिएगा, तुगलकाबाद का नाम लेते ही या तुगलक डायनेस्टी का नाम लेते ही सामान्यतया दिमाग में फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, यही दोनों आते हैं। लेकिन तुगलकाबाद का जो किला था वो 1321 में किसने बनवाया था, गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। आदिलाबाद का किला। आदिलाबाद का जो किला है ये आप देख सकते हैं, जहांपनाह नगर है ना, किसने बनाया था, जहांपनाह नगर। ये आप देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक 1329 में। काफी अहम सवाल है, आदिलाबाद का किला 1329। इसके बाद हम यदि बात करें तो आपको देखने को मिलता है फिरोज शाह कोटला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन फिरोज शाह कोटला जो है, आप समझेंगे, फिरोज शाह कोटला का जो किला है, इमेज आप देख सकते हैं, ये फिरोज शाह कोटला का किला है, और ये फिरोज शाह कोटला का किला 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, तीनों ने जो किले बनवाए वो आपको समझ में आ गया होगा, और यहां से यदि प्रश्न आएगा तो आप इसे कर पाएंगे, विथ ईयर हमने बना दिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन सलीमगढ़ का किला। सलीमगढ़ का किला, इतिहास में एक परिवर्तन आ रहा है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि 1526 में, 1526 में 21 अप्रैल को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार करके भारत में मुगल शासन की नींव रखी। बाबर 4 साल तक रहता है, युद्ध लड़ता है, और 1530 में उसकी डेथ होती है, और उसके बाद हुमायूं को शासन मिलता है, जो कि उसका बेटा था। हुमायूं 1530 से 1540 तक रूल करता है, लेकिन शेर शाह सूरी ने 1540 में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके हिंदुस्तान छोड़ने पर विवश कर दिया। और 1540 से लेकर के 1555 तक आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में सूर डायनेस्टी का रूल होता है, जिसे आप अफगान रूल भी कह सकते हैं। और उसी में से आप समझ सकते हैं कि इस्माइल शाह जो था वह एक रूलर था। इस्माइल शाह ने सलीमगढ़ का किला कब बनाया, 1550 में। और फिर इसके बाद 1550 के बाद 1555-56 में सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध के माध्यम से हुमायूं अकबर को खोई हुई सल्तनत वापस देता है, और अकबर बादशाह बनता है द्वितीय पानीपत के युद्ध के बाद हेमू को हरा करके। और फिर यहां से आप देखेंगे तो जो किले आपको दिखाई देंगे वो हुमायूं और अकबर और आगे शाहजहां के दिखाई देंगे। ठीक है, हम बात करेंगे हुमायूं की थोड़ी सी। तो ये वही दीन पनाह, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी नगर के अंदर शेर मंडल लाइब्रेरी थी, और उसी से गिरकर हुमायूं की मौत हुई थी। 1533 में दीन पनाह नाम का ये किला बनवाता है हुमायूं, 1533 में, और इसी किले को तोड़वा करके शेर शाह सूरी जो है वो पुराना किला बनवाता है, याद रखिएगा, इसी स्थान पर डिस्ट्रॉय करा करके, क्योंकि दुश्मन था। तो देख सकते हैं आप, दोनों किलों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों की ग्लोरी में थोड़ा अंतर है। इसकी दीवारें बहुत ऊंची दिखाई दे रही हैं, इससे लग रहा है कि शेर शाह अपने आप को हुमायूं से ज्यादा ग्लोरियस शासक मानता था। ठीक है, आफ्टर दैट बात करेंगे अकबर की। तो अकबर जो भी किले बनवाता था, मुख्यतः वो बनवाता था, एक तो देखिए शासक की अपनी ग्लोरी होती है, उसके लिए बनवाएगा। दूसरा, कई बार जब कोई संतान आपकी बड़ी प्रिय हो ना, तो उसके लिए आप बहुत कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो एक कारण ये भी था, जैसे इलाहाबाद का जो फोर्ट था, पूरा इलाहाबाद का किला, उसको देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है अकबर के द्वारा बनवाए गए किलों में से एक का। और उसे आप देखेंगे तो उसकी दीवारें यमुना के अंदर से उठती हैं, यमुना के अंदर से। तो इतना ग्लोरियस फोर्ट यदि बनवा करके कोई फादर अपने सन को गिफ्ट कर रहा है, तो इसका मतलब तो है कि वो अपने सन को बहुत प्यार करता है। और डेफिनेटली अकबर बहुत प्यार करता था, क्योंकि बड़ी मिन्नतों के बाद सलीम पैदा हुआ था। जहांगीर, यदि आप हमारे इतिहास का लेक्चर पढ़ेंगे अकबर को कभी, जहांगीर को कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसके शानो शौकत में, उसको ऐसे आयशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ा था अकबर ने। शायद उसका भी एक परिणाम था कि जहांगीर एक बहुत ताकतवर शासक के रूप में नहीं जाना जाता है। भोग विलासिता किसी शासक के लिए आवश्यक नहीं है। हमेशा से याद रखिएगा, मैक्स वेबर ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में कि एक शासक को कभी विलासी नहीं होना चाहिए। यदि शासन और विलासिता आपस में एक दूसरे के साथ हैं तो शासन कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए शासक को थोड़े
कठोर हृदय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम बात करेंगे अकबर के किलों में, तो आगरा का किला है। आगरा के किले के अंदर ही दिल्ली का हाथी गेट है, अमर सिंह गेट है। इसके बाद अकबर ने लाहौर में किला बनवाया था, लाहौर किला, इलाहाबाद में बनवाया था इलाहाबाद का किला, फिर अजमेर में बनवाया था अजमेर का किला। तो ये सारे इमेज लगे हुए हैं, आप आराम से इनकी भव्यता को देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। अकबर के बाद साथियों हम बात करें तो जहांगीर की यदि बात करते हैं, तो जहांगीर जो था वो मैंने बताया आपको कि उसके पास कुछ खास ऐसा करने के लिए नहीं था, क्योंकि पिताजी ने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया था। उसके पास मोटे तौर पर पढ़ेंगे आप जहांगीर को तो बहुत काम नहीं था, मिला जुला करके ऐशो आराम की जिंदगी थी, तो उसने कुछ खास नहीं किया। आर्किटेक्चर के फील्ड का जो गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है वो शाहजहां का माना जाता है। आप देखेंगे ताजमहल हो, दिल्ली का लाल किला हो, तमाम ऐसे बड़े कामों करता है। तो किलों की यदि हम बात करेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दिल्ली का लाल किला, शाहजहां ने बनवाया। और याद रखेंगे और क्या क्या इसने बनवाया, शीश महल बनवाया, कहां पर, आगरा में, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मुस्मान बुर्ज, दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहानाबाद भी दिल्ली को कहा, इसने अपनी राजधानी शिफ्ट किया। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा था कि किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करी थी, तो शाहजहां ने शिफ्ट किया था, शाहजहानाबाद कहा जाता है इसको, ठीक है। इसके बाद यदि आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो पूछा जा सकता है कि दिल्ली के लाल किले को और क्या कहते हैं, तो किला ए मुआला, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, किला ए मुआला के नाम से भी जानते हैं। और दिल्ली के लाल किले में कुल 14 गेट थे, याद रखिएगा, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, और एक नहर जिसका नाम क्या था, नहर ए बहिश्त, वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी आप दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे कि दिल्ली के लाल किले की लोकेशन जो है वो यमुना से थोड़ी ही दूरी पर है, तो लाल किले के अंदर से लिंक होती थी नहर सीधे, कहाँ, यमुना, और फिर दिल्ली से आगरा, यानी कि यमुना का यूज होता था ट्रांसपोर्ट के लिए। तो दिल्ली के लाल किले के अंदर से ही सारे सामान जो है वो आगरा तक आ सकते थे यमुना वाटरवे का यूज करके। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से आपने देखा कि शाहजहां के टाइम तक जो किले हैं उनका निर्माण आपको देखने को मिलता है। और फिर बाद में जो मस्जिदों की हम बात करेंगे तो औरंगजेब ने थोड़ा सा दिल्ली के अंदर और एड ऑन किया था, क्योंकि औरंगजेब जो था वो बहुत अलग तरीके का रूलर था। इतिहास आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि वो एक कट्टरवादी मुसलमान शासक था। वो इस्लाम को सबसे ऊपर रखता था और वो मस्जिद बनवाने में ज़्यादा भरोसा रखता था, मंदिरों को उसने तोड़वाया था। तो सब आप पढ़ेंगे आगे इतिहास में। लेकिन किलों की हम बात करें तो इतने किले आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद का जो आपका लेक्चर मैंने बताया आपको देखना है वो है केव आर्किटेक्चर। केव आर्किटेक्चर का मतलब होता है जो गुफा वास्तुकला है। तो पहले आपने फोर्ट समझ लिया, फोर्ट का इंपॉर्टेंस समझ लिया, अब गुफा समझेंगे। जैसे गुफाओं को निर्माण, पहाड़, इतना सोचिए, इतने कठोर पत्थरों को कट करके कोई शासक यदि गुफा बनवा रहा है तो इसके पीछे का कोई ना कोई तो लॉजिक होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि इतनी मुश्किल से जहां मजदूरों को दिन भर छोटे छोटे हथियारों से काटना पड़ रहा है पहाड़ों को, ऐसे पहाड़ों को काट के इतने बड़े बड़े गुफा बनाए गए उस समय, तो क्यों बनाए गए होंगे, कोई कारण होगा। क्या कारण है, जैसे इसके बाद वाले लेक्चर में आप इसको एंजॉय करेंगे। प्रश्न इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं कि जैसे बताइए कि सुदामा गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लोगस ऋषि गुफा कहाँ है, बराबर पहाड़ियों में है। गोपी गुफा कहाँ पर है, नागार्जुन में है। और भीमबेटका कहाँ, मध्य प्रदेश में। पूछा गया इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो एकदम क्लियर है कि जो सुदामा गुफा है वो महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कहाँ पर है, बिहार की बराबर पहाड़ियों में है। तो ये वाला आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आएंगे, लेकिन इन गुफाओं के नाम देखिए, सुदामा गुफा, लोगस ऋषि गुफा, गोपी गुफा, ऐसे नाम बता रहे हैं कि कुछ तो इनका संबंध है एंशिएंट कल्चर से। तो क्या संबंध है एंशिएंट कल्चर से, डेफिनेटली यू विल एंजॉय इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल नाउ, थैंक यू, कीप रीडिंग एंड स्टार्ट मेकिंग वेरी शॉर्ट नोट्स। जो आप नहीं जानते हैं परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आप देखिए और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एंजॉय करिए। कोई समस्या होती है मुझे मैसेज करिए। तब तक के लिए नमस्कार।